वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की है, जिसमें से फर्स्ट क्लास मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज यहाँ पर ये सेकंड क्लास आप लोगों की होने वाली है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए जितने भी एग्जाम आप लोगों के हुए हैं अभी तक 2011 से लेकर के 2024 तक, मोस्टली क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सॉल्व करा दूंगी यहाँ पर एग्जाम से पहले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी सेकंड क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए निम्न में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। तो देखिए कहाँ पर यह कलाकारी होती है जहाँ पर वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे कि गोबर, नील, हल्दी का इस्तेमाल करके नमूने तैयार किए जाते हैं। तो कौन सी होती है? मधुबनी कहा जाता है उसको, वर्ली कहा जाता है, कलमकारी कहा जाता है या फिर फुलकारी कहते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो देखिए बिहार की पेंटिंग है ये। ठीक है, बिहार में प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग। किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? तो देखिए इसका जो इस्तेमाल है, इसमें जो ये पेंटिंग होती है इसमें इस्तेमाल करते हैं माचिस की तीलियों का। ठीक है, माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोक वाले पेन का इस्तेमाल करते हैं। नोक वाले पेन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ की पेंटिंग बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर तो ये कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो मधुबनी पेंटिंग तो यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ली। तो देखिए वर्ली पेंटिंग जो है, वर्ली पेंटिंग बनती है चावल के पेस्ट से। किससे बनती है? चावल के पेस्ट से। ठीक है, चावल की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। और देखिए ये जो वर्ली पेंटिंग है कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र की फेमस है, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्ली पेंटिंग कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र की पेंटिंग है जो चावल के पेस्ट से तैयार की जाती है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया गया है कलमकारी। तो देखिए कलमकारी में ये चीज़ होती है कि जो ये इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहाँ पर वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके माध्यम से नमूने बनाए जाते हैं। कौन सी? उसमें कलमकारी पेंटिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जो कलमकारी है वो कहाँ पर फेमस है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है ये कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है? उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो देखिए नीरज चोपड़ा जो खेल से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? ये है हरियाणा से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए गए हैं। या तो आपको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। अगर आपको यही नहीं पता तो आप आगे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो नीरज चोपड़ा है कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से है। तो हरियाणा का यहाँ पर मुख्य भोजन क्या हो सकता है? तो देखिए इडली जो होता है साउथ इंडियन होता है, तो ये तो होगा नहीं, इडली सांभर। इसके अलावा देखिए रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा या फिर रोटी सांभर। देखिए सांभर भी यहाँ का नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। टैपियोका, चावल, मछली करी। तो देखिए टैपियोका ये भी यहाँ का फेमस नहीं है, ना ही मछली करी। मछली करी गोवा साइड में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बचता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपण कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पुनः चक्रण कर रही है, लघुकरण कर रही है, पुनः प्रयोग में लाना या फिर उत्वर्कण। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ की जा रही है? जो हिमानी है वो क्या चीज़ यहाँ पर कर रही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः प्रयोग में ला रही है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो देखिए जो वानस्पतिक पौधे होते हैं उनके अंश द्वारा कौन सा पौधों का समूह है जो उपजता है? तो ना तो देखिए यहाँ पर धान और गेहूं है। इसके अलावा देखिए ना ही यहाँ पर पत्ता गोभी और आलू हैं, ना ही गेहूं, गन्ना और चावल है, बल्कि क्या हो जाएगा? आलू, गुलाब और गन्ना हो जाएगा जो वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए सेब है, आलू है, टमाटर है, गन्ना है, पालक, अदरक, गन्ना, गाजर है, गन्ना, आलू, अदरक, कमल डंठल है, या फिर पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू है। तो देखिए समान भाग से कौन प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। गन्ना, आलू, अदरक, कमल डंठल ये किससे? ये तने से संबंधित होते हैं। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित होते हैं? ये तनों से संबंधित होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए बी के अभिभावक हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है वो क्या है? बी के
अभिभावक हैं, ठीक है। बी जो है वो सी के पिता हैं, बी जो हैं वो सी के पिता हैं। डी जो है वो बी की पत्नी है, डी जो है वो बी की पत्नी है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। क्या है ये? हस्बैंड वाइफ हैं। देखो हस्बैंड को प्लस से और जो वाइफ होती हैं उनको नेगेटिव से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर मत भी दर्शाइए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर दर्शाना, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए हैं यहाँ पर, बी और डी। अब देखिए ए और डी के बीच का संबंध पूछा गया है, ए और डी के बीच का संबंध क्या होगा? तो देखिए ए जो है वो बी के अभिभावक है, मतलब यहाँ पर देखिए मदर फादर कोई भी हो सकता है। ए को क्या बोल दिया? अभिभावक, पेरेंट्स बोल दिया, तो माता पिता दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पर ए जो है। तो वो डी से किस प्रकार संबंधित होंगे? तो देखिए ए और डी के बीच का संबंध आपको बताना है, तो डी ए की पुत्रवधू है, या फिर डी ए के सास ससुर हैं, या फिर डी ए की माँ है, या फिर डी ए की बेटी है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए डी तो यहाँ पर क्या शो कर रही है? बी की पत्नी है, और यहाँ पर ए जो है वो बी के पेरेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि डी जो होगी वो क्या होगी? इनकी पुत्रवधू होगी, ठीक है, पुत्रवधू होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी इसके सास ससुर, ना तो सास ससुर हो सकता है, ना ही माँ है और ना ही बेटी है, बल्कि क्या हो जाएगी? पुत्रवधू हो जाएगी, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। देखिए भोजन के आधार पर पूछा गया है, भोजन संबंधी आदतों के आधार पर मोर तोता कबूतर हैं, तोता कौवा उल्लू हैं, उल्लू बाज और चील हैं, या फिर कठफोबड़ा और गिद्ध या फिर कोयल हैं। तो देखिए यहाँ पर भोजन संबंधी आदतों के आधार पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही डिफरेंट हैं, यहाँ पर भी तीनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर देखिए सेम हो जाएगा, उल्लू बाज और चील, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, या फिर गणेश चतुर्थी। देखिए गणेश चतुर्थी, करवा चौथ तो किसी फसल की कटाई पर नहीं मनाए जाते हैं, ना ही दिवाली मनाई जाती है, और ना ही देखिए नवरात्रा और गुड़ी पड़वा यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये तीनों देखिए गलत हो जाएंगे। कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिहू है, वैसाखी है, मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, ये किस चीज़ से? ये फसल की कटाई से संबंधित त्योहार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, मुंबई, ऊटी, पुणे, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी, या फिर महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी। तो देखिए कौन से स्थल जो पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थल हैं कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसलिए देखिए मैप अच्छे से करके जाइएगा, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ पर। आप अंडरस्टैंडिंग द्वारा भी उन चीज़ों का आंसर कर देंगे अगर आपने थोड़ा सा भी मैप को ध्यान से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए गुलाब और वृक्ष। देखिए गुलाब जो होता है वो वृक्ष नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पौधा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। करेला, बेल, गुलाब देखिए जड़ी बूटी नहीं है, पौधा है। इसके अलावा करेला जो होता है वो क्या होता है? बेल होता है, ना कि झाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर बकरी है? तो देखिए यहाँ पर तीनों ही को ही अगर हम देखें तो इनका निकटतम कौन हो जाएगा? तो बकरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये तीनों भी दूध से संबंधित होती हैं, और यहाँ पर बकरी भी जो होती है वो भी इनसे संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? देखिए जो सारस होते हैं उनकी इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, या फिर वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत संख्या कम हो रही है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा? तो देखिए यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, और 4th ऑप्शन भी सही है। कौन सा नहीं है? तो वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, तो ये विकल्प यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन हैं आप लोगों के,
निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑब्जर्वेशन अवलोकन का होता है, जांच सूची का होता है, लिखित प्रश्न का होता है या फिर नियत कार्य का होता है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन होती है रेटिंग स्केल में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन या फिर किस्से कहानियां। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए जो शिक्षण अधिगम है उससे जोड़ने की जो सबसे प्रभावशाली टेक्निक है वो है नैरेटिव्स। कौन सी हो जाएगी? कहानियां। किस्से और कहानियां यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख या फिर पोर्टफोलियो। तो देखिए सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि ये रचनात्मक में नहीं आता। जो एनुअल अचीवमेंट होता है ये समेटिव होता है, तो ये यहाँ पर देखिए रचनात्मक में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो सेकंड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि में उनके छात्रों को किस तरीके से मदद मिलेगी? तो देखिए मौज मस्ती करने, बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, देखिए आनंद लेने की यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, ये भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधी करने में, देखिए रियल लाइफ चीज़ों से जोड़ रही हैं क्लासरूम को, तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो देखिए देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जाना, तो देखिए ये तो नहीं है। छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, ये भी नहीं होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, तो देखिए ये भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है? किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं, तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट हो जाता है ये। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी बिल्कुल सही है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये यहाँ पर गलत विकल्प हो जाएगा। नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती हैं, देखिए अपोजिट दे दिया यहाँ पर, डी भी बिल्कुल गलत है, केवल ए और बी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता या फिर भावनात्मक परिपक्वता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए कौन सा नहीं है, तो वो विनिंग, जीतना यहाँ पर जरूरी नहीं है। खेलकूद का जो लक्ष्य होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज भी हैं, मेंटल अटलनेस भी है, इमोशनल मैच्योरिटी भी है, तीनों सही हो जाएंगे। कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, या फिर भविष्य के कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? अब देखिए यहाँ पर ना तो माता पिता को संतुष्ट करना है, ना ही प्रिंसिपल को संतुष्ट करना है, ना ही शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए ये किया गया है, बल्कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? नेगेटिव कौन सा है? एकीकृत, प्रक्रिया, निरंकुश या फिर वैचारिक। तो देखिए कौन सा संबंधित नहीं है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से? तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? एकीकृत भी सही है, प्रोसेस भी सही है, लेकिन यहाँ पर निरंकुश बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ईवीएस के अधिगम में निम्न में से किस विधि के द्वारा
अधिगम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। तो देखिए कौन से विकास की यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन के विकास की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन विधि में होगा, व्याख्यात्मक विधि में होगा, एकीकृत विधि में, या फिर पोस्टर बनाना विधि में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो देखिए कौन सा है, तो उसको बोलेंगे हम एकीकृत। देखिए इंटीग्रेटेड मेथड बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, एकीकृत विधि, क्योंकि देखिए डेमोन्स्ट्रेशन में भी नहीं होगा, ना ही लेक्चर विधि में और ना ही पोस्टर मेकिंग में होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम जो है वो निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभव पर। देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। संसाधनों की उपलब्धता पर, तो देखिए ये भी सही है। विद्यालय दर्शन पर, या फिर बच्चों की ज़रूरत, देखिए बच्चों की ज़रूरत पर होगा, ना कि विद्यालय दर्शन पर। तो यहाँ पर A, B और D बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। चार्ट होते हैं, प्रोजेक्टर होता है, स्थानीय संसाधन है, या फिर शिक्षक ज्ञान है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो है रिसोर्सेज, यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, NCERT EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। यह इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना है, विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है, विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है, या फिर वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए जो इसका उद्देश्य यहाँ पर टिकट का नमूना दिखाया गया बच्चों को, वो इसलिए क्योंकि वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है बच्चे के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए EVS के शिक्षण अधिगम में निम्न में से क्या बच्चों में विकसित होता है। अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति, या फिर रटना। तो देखिए EVS का जो शिक्षण अधिगम है उसमें बच्चों में क्या चीज़ विकसित होती है, तो वो होती है कि बच्चा क्या करता है, उसके अंदर करके सीखने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और देखिए जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखने की बात होती है, वो ऑप्शन पेडागोजी में पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। टैग वर्ड्स के ऊपर भी आप लोगों की जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्न में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है। यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है, या फिर विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकें, इसलिए हम कहानी वाचना का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, हम कोई स्टोरी टेलिंग बच्चे को बताते हैं, कहानी वाचना बच्चे को सुनाते हैं, तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक या फिर शिक्षिका कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। किस चीज़ पर? बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर, या फिर भारी बोझ ढोने से पशुओं के शोषण पर, या फिर नेक्स्ट जो लिखा गया देखिए यहाँ पर दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिखाई जा रही है बच्चे को वो किस चीज़ का उद्देश्य लेकर के दिखाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, भारी शोषण ढोने में पशुओं के शोषण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। बच्चों को क्या पता है उसका, बच्चों की याद करने की क्षमता का, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या फिर शिक्षक की सक्षमता का। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए गए हैं और देखिए ऐसे ही आप लोगों की रेगुलर क्लास चलती रहेगी। 2011 से 24 तक सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।